प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम प्रश्नावली जो 12 हमारी जो चल रही है उसकी श्रृंखला में आज हम पार्ट 8 के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ। 7 तक हमने बात कर चुके हैं हम, ये पार्ट 8 आ रहा है आज और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला 12.3। इस वर्ष भी 2020 के पेपर में भी इस में से प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपसे कहा है जितने भी इस प्रश्नमाला के जो चित्र वाले प्रश्न हैं उनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। और मैंने आपको लगभग 4-5 प्रमेय आपको बताई है, तो उन 4-5 प्रमेय अगर आपको अच्छे से आती है तो अभी देखो आप उत्तर कैसे देते हो, आप सेकंडों में आप उत्तर दोगे। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ 4-5 प्रमेय कौन कौन सी थी। तो जो हमने जो सर्वांग समता से संबंधित जो प्रमेय थी उसका उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे चाप वाले प्रमेय थी ना। मैंने कहा था जैसे ये आपका कोई चाप है, ये जैसे ए बी है, ए बी चाप से वृत्त की परिधि पर एक कोण बन गया, वृत्त की परिधि पर एक कोण बन गया। ये कोण क्या होते हैं? बराबर माप के होते हैं। ठीक, पहली बात हमने बताई थी ये 50 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा? 50 का होगा। इसी तरह दूसरे प्रमेय मैंने आपको बताई थी कि कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये जो कोई चाप है जैसे ए बी चाप है, यानी किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी वृत्त के परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगना होता है। अगर ये 50 डिग्री का कोण है तो ये कितने का होगा? 100 डिग्री का कोण होगा। ये दोनों प्रमेय का उपयोग ही हम ये सत्य और असत्यों में करेंगे। एक तीसरी प्रमेय और मैंने आपको बताई है, जैसे ये कोई वृत्त है, ये क्या है? व्यास है। व्यास होते हम समझ जाएंगे आधा वृत्त ऊपर है, ये है अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको प्रमेय सिद्ध भी करवाई है। ये तीनों बातें मैंने आपको, ये दोनों, ये प्रमेय और ये प्रमेय तो मैंने आपको सीधी सीधी सिद्ध करवाई है। और यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट याद रखना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र का तो यहाँ पर है, किसी चाप द्वारा जो परिधि पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा फिर परिधि पर अंतरित कोण, अगर जैसे ये हमारा दीर्घ लघु चाप है, दीर्घ चाप में बन रहे हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो अब प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला ही प्रश्न, सत्य और असत्य और कारण भी हमको यहाँ पर स्पष्ट करने हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर दे रखा है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। आप कह दोगे सर ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात यहाँ पर आई नहीं सही। देखो जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक, ये वृत्त का क्या है? चाप है, जैसे ए और बी ले लिया। अब उसने कहा कि किसी जीवा, ये जीवा हो गई, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। जैसे मैंने एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। अभी चाप द्वारा अंतरित कोण एक तो ये हो गया और चाप द्वारा अंतरित कोण एक ये हो गया। क्या ये बराबर है? क्या हम कहेंगे बराबर नहीं है। इसने चूक क्या कर दी? इसने चूक ये की, देखो हमने कारण में लिखा किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण तभी बराबर होगा जब दोनों बिंदु एक ही वृत्तखंड में स्थित हो। अब देखिए यहाँ पर ये बिंदु तो था कौन से? दीर्घ वृत्तखंड पर स्थित, क्योंकि बड़े वाले वृत्तखंड में था ये, देखो ये वाला, और ये जो बिंदु था ये छोटे वाले वृत्तखंड में था, इसलिए बराबर नहीं होगा। अगर ये इस तरीके से होता प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जीवा हो गई जैसे ए बी, और इसी जीवा से एक कोण तो यहाँ पर बन गया, एक कोण यहाँ पर बन गया। ठीक, तब हम कह देते हैं कि ये जो दोनों कोण जो बन रहे हैं, ये दोनों कोणों के मान क्या होंगे? एक ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये चाप द्वारा, आप देखो परिधि पर ये दो कोण बन रहे हैं तो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इस नियम का पालन होगा। बट उसने ये नहीं कहा, यहाँ पर क्या नहीं कहा? उसने ये नहीं कहा कि एक ही वृत्तखंड, और एक ही वृत्तखंड नहीं कहने पर हम यहाँ पर बड़े आसानी से कह देंगे कि जो इसका आंसर होगा क्या होगा? असत्य होगा। आप मेरा मानना आप समझ गए होंगे। ये क्या है कि आपकी जो जीवा है इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। ये जो आपकी जीवा है इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो लघु वृत्तखंड हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। कौन सा हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। अब अगर ये दोनों बिंदु अगर एक ही वृत्तखंड पर स्थित हो तो हम कह देते हैं कि ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
और अगर ये एक तो दीर्घ पर है और एक कहाँ पर है, लघु पर है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर इसने ये बात नहीं दी एक ही वृत्तखंड की। अगर एक ही वृत्तखंड की बात यहाँ पर लिख देता इस प्रश्न में तो हम इसको सत्य बोल देते, लेकिन इसने ये नहीं दिया, ये सूचना हमको प्रेषित नहीं की, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, असत्य। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया प्यारे विद्यार्थियों, असत्य। एक लाइन नहीं देने पर हमने इसको असत्य सिद्ध किया, असत्य बता दिए, कारण भी हमने स्पष्ट किया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आकृति में ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक आकृति है, ये जैसे मैंने यहाँ पर एक आकृति ली, ये वृत्त है जिसमें ए बी एक वृत्त का क्या व्यास है। ये ए बी क्या ले लिया मैंने, ये वृत्त का क्या ले लिया, व्यास, क्योंकि पता है आपको व्यास केंद्र से होकर गुजरता है, ये ए बी, ठीक है। और सी वृत्त पर कोई बिंदु है, ये सी वृत्त पर कोई क्या है, बिंदु है। तब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मिला दो। मिलाते आप कह दोगे आपने प्रमेय सिद्ध की है। कौन सी प्रमेय, कि किसी वृत्त, कोई अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त पर एक ही ओर जब हम कोण बनाते हैं, यानी अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और वैसे भी अगर इस प्रमेय से बात करें डबल वाली से, ये सरल कोण बना हुआ है, ये 180 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का है, 90 का है। तो ये 90 डिग्री का कोण होते ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो यहाँ पर दे रखा है उसने, ये देखो ए सी का स्क्वायर दे रखा है, बी सी का स्क्वायर दे रखा है प्लस में बराबर ए बी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इजी गोइंग इसको क्या कहा, सत्य कहा। अब इसने तीसरे नंबर पे कहा कि आकृति ए डी ई, ये एक चित्र दे रखा है आपको, ये बिंदु के रूप में सी डी ई, और ये क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है। ए डी ई बराबर 120, ए डी और ई ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है, ठीक। तो ई ए बी 30 होगा, ई ए बी ये कितने डिग्री का होगा, 30। मैंने इसको क्या कहा, सत्य कहा। क्यों कहा, आप समझना इसको। हमने क्या किया कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 120 का। अब यहाँ से देखो ये क्या है, व्यास है, और ये व्यास पर, व्यास से जब हम इस पे यहाँ पर कोई बिंदु डी पर कोण बनाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 का। अब ये भी हमने बनाया था, यहाँ पर अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 का। आप इधर वाली कंडीशन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। आप जैसे ही ऊपर वाली कंडीशन को भूलेंगे तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, और ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 120 का। तो 120 में से, पूरे 120 में से 90 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा, ठीक। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन में आप देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर बराबर कैसे होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला कोण बन रहा है 30, ठीक, और एक ये वाला कोण बन रहा है 30। अब आप इन दोनों कोणों की जब तुलना करोगे, समझना इसको, क्योंकि देखो ये कोण भी कितना डिग्री का हो गया, 30 का, और ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 30 का। तो यही तो पूछा उसने, ई ए बी कितने डिग्री का होगा, 30 का होगा, यानी ई ए और बी, ये वाला कोण नहीं, ई ए बी ये वाला कोण 30 का है। इसी तरह इसी चाप से तो ये क्या हो गया, ई डी ई, देखो यहाँ से कोण बन रहा है चाप से कितने डिग्री का, 30 का, और इसी चाप से एक ये कोण बन रहा है 30 का। तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही चाप के द्वारा जो बने हुए जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से इसको कह देंगे कि ये जो दोनों कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, सत्य लिखा। इसके बाद में आकृति में देखो कोण सी ए डी बराबर कोण सी ई डी, यहाँ पर ये दे रखा है सी ए डी, यहाँ पर देखो सी ए
और डी, ये वाला कोण, ठीक। और सी ई डी, सी ई डी कौन सा, ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब आप गौर से समझना, ये क्या है, कोई जीवा है। इसी जीवा से ये तो नीचे वाला क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये सॉरी लघु वृत्तखंड हो गया। और ये जो दोनों बिंदु है ये कहाँ पर है, दीर्घ वृत्तखंड में है। तो इस जीवा द्वारा देखो एक कोण तो ये बन रहा है, इसी जीवा द्वारा एक कोण ये बन रहा है, तो दोनों कोण क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। तो हम कह देंगे कि जो ये आकृति में जो दोनों कोण ये बराबर दे रखे हैं, ये क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इस तरीके से आपने चारों प्रश्नों पर, मैंने एक एक प्रश्न पर आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने अपनी बात रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से अगर हम इस प्रश्नों को हम यहाँ पर सरल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो प्रश्न होंगे वो बहुत अच्छे से आप उसको हल कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शुरू में भी कहा था जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। निश्चित तौर पर इस प्रश्नावली से एक चित्र रेडीमेड आपको परीक्षा में मिलेगा। आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के आप देखोगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, चित्र के अंदर आपको कहा है कि ए बी सी 45 डिग्री है, ये बी है, ये ए बी और सी कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो सिद्ध करो कि ओ ए लंबवत है किस पर, ओ सी पर। ये ओ ए लंबवत है किस पर, ओ सी पर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो लंबवत होने के लिए, लंबवत का अर्थ 90 डिग्री से होगा, यानी जो कोण बनेंगे इन दोनों भुजाओं के बीच में वो कितने डिग्री के कोण होंगे, 90 के होंगे। तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि आपको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला दिया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओ है, तथा कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। बस ये बात दे रखी है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध में भी आपको रेडीमेड दिख रहा होगा कि सिद्ध करना क्या, हमको सिद्ध करना है कि ओ ए लंबवत है किस पर, ओ सी पर। ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। नंबर 3 आप आ जाओ उपपत्ति पर। उपपत्ति की बात कर रहे हैं हम डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एक लघु चाप है। ये क्या है, लघु चाप। इस लघु चाप द्वारा, ये देखो ये लघु चाप है, इस लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, और इसी लघु चाप द्वारा, ये लघु चाप द्वारा किस पर, परिधि पर आंतरित कोण। हो रहा कि नहीं हो रहा। और आपको मैंने प्रमेय बताई थी कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये परिधि पर है, ये किस पर है, केंद्र पर, चाप एक ही है। तो ये 45 का तो कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण किस पर बात कर ली हमने, केंद्र पर अंतरित कोण, कौमा परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने कहा था किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये केंद्र पर आंतरित कोण, और उसी चाप द्वारा, यहाँ पर उसी चाप को नहीं लिखा क्योंकि किसी चाप से शुरू किया, तो यही यहाँ पर लाइन जुड़ रही है। किस पर, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। परिधि पर कितना, 45 है, तो ये क्या होगा, इसका डबल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण बी का मान कितना है, यहाँ पर 45 है, तो कोण ओ क्या होगा, इसका क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर 45 डिग्री है। तो केंद्र पर अंतरित
केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा, ये है कोण AOC बराबर कितने का होगा, 2 × 45, क्योंकि डबल है ना ये। आप कहोगे केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है, तो 45 है तो इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो ये हो गया कोण AOC बराबर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। ये 90 का निकाल लिया आपने। अब 90 का निकालते बाकी जो बातें हैं ये गौण हो गई। हमें रिजल्ट तो ये निकालना है कि ये क्या है, लंबवत है, और 90 डिग्री का बनते ही हम कह देंगे अतः AO लंबवत है किस पर, OC पर। यही आपको डियर स्टूडेंट क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमने यहाँ पर बहुत आसानी से इसको यहाँ पर सिद्ध किया। यानी कि हमको प्रमेय याद है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये देखो, ये आपका क्या है, चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, और इसी चाप द्वारा किस पर कोण बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। ये 45 है तो ये डबल होगा, यानी 90 का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया, और इसी तरह के छोटे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, चित्र वाले। इस प्रश्नावली में प्रश्न छोटे हैं बट बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहा कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी ये क्या परिकेंद्र है। परिकेंद्र का अर्थ ही हो गया ये वृत्त है, इस वृत्त का क्या हो गया, केंद्र है। ये इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जब वृत्त निकलता है तो ये इस त्रिभुज का क्या कहलाता है, इस जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज के चारों ओर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ठीक है। और O क्या है, इसका परिकेंद्र है, तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। ये BC का मध्य बिंदु कौन है, D, और मध्य बिंदु कहाँ से मिल रहा है, ये O से। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब वृत्त के केंद्र से जब सामने भुजा पर लंब डाला जाता है तो आप कह दोगे कि इस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर अपोजिट का है कि D आधार BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कब होगा, जब ये किससे मिल जाए, केंद्र O से। तो आपको सिद्ध करना है BOD बराबर कोण A, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम सीधे ही यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे ही यहाँ पर बात करेंगे हल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई दिया है, क्या दिया हुआ है, लिख ही देते हैं। चलो, यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर जो जो बातें दी हुई है सब दी हुई है, ठीक है। तो ये O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। ये बात आपको दे रखी है। नंबर 2 आ गया सिद्ध करने का। आपको सिद्ध क्या करना है, तो आप सिद्ध करने में लिखेंगे, क्योंकि आपको रेडीमेड मिलेगा, ये भी सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण A, यानी कोण BOD ये कोण और ये कोण A, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 3 उपपत्ति की बात करते हैं। उपपत्ति, यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगलों को मैं सर्वांग सिद्ध करूँगा। देखो अभी तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल BOD तथा ट्रायंगल DOC में, इन ट्रायंगल में दोनों में हम बात करेंगे। तो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, दोनों को क्या सिद्ध करेंगे, दोनों को हम करेंगे सर्वांग सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हम लिख सकते हैं। ये वाले भुजा उभयनिष्ठ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये बराबर बराबर बांट रही है, तो आपको 3 कंडीशन होगी, ये उभयनिष्ठ, ये 90-90 है और ये भुजा। तो आप कह दोगे कि क्या हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया। हम कह देंगे कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होंगे। दोनों जब सर्वांग समत्रिभुज होंगे तो हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आप कह दो ये भी देखो, ये OB और OC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है।
तो यहाँ पर नंबर 1 पे लिखो ओ बी बराबर ओ सी, कारण वृत्त की त्रिज्याएं। पहली कंडीशन आ गई, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। दूसरे उभयनिष्ठ देखो, दूसरे में लिख दिया हमने ओ डी बराबर ओ डी। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के साथ है। ये देखो ओ डी इसके साथ भी है, ओ डी इसके साथ भी है। और तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं एक कोण ले लेते हैं। कौन कौन सा है? डी वाला कोण, ये 90 का, ये भी 90 का है। तो ये देखो नंबर 3 हमने लिख दिया कोण बी डी ओ बराबर कोण सी डी ओ। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, हमको पता है। तो आपके पास नियम है, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से लिए थे हमने? त्रिभुज बी ओ डी, सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ सी। ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। सर्वांग सम का अर्थ हो गया इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रखें तो क्या करेगा? पूरा पूरा क्या कर लेगा? ढक लेगा। अब पूरा पूरा ढकेगा तो देखो इसको उठा के इसके ऊपर डालेंगे या रखेंगे, जैसे इस त्रिभुज को खोल के इसके ऊपर रखा तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यानी कि बी वाला कोण सी के बराबर, ओ वाला कोण इस ओ के बराबर, डी वाला कोण इस डी के बराबर। अब कुछ रिजल्ट हम यहाँ पर इस रिजल्ट में हम यहाँ पर यूज में लेंगे। देखो अब आपको पता है, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। अब देखिए जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, कोण बी ओ डी और कोण सी ओ डी, ये दोनों कोण बराबर हो गए डियर स्टूडेंट। अब ध्यान से समझना, अब इसमें समझने वाली बिल्कुल कहानी है कि इसमें समझना हमको क्या है। हमको पता है किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है? डबल होता है, दुगना होता है। तो यानी ये वाला कोण इस कोण का क्या होगा? डबल होगा। लेकिन एक रिजल्ट और हम यहाँ पर उपयोग में लेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कोण बी ओ सी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? कोण बी ओ सी बराबर मैंने लिखा कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी। ठीक है, इसको तोड़ के लिख लिया मैंने। अब ये दोनों क्या है? बराबर है। सी ओ डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ओ डी लिख सकता हूँ। तो कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। ये देखो सी ओ डी की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी ओ डी लिख दिया डियर स्टूडेंट। तो कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ओ डी, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, इसको दे दिया हमने 1 नंबर डाल दिया। अब प्रमेय के अनुसार प्रमेय भी कौन सी ऊपर लिख रखी है हमने? ये वाली प्रमेय। आपको पता है वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण परिधि पर आंतरित कोण का क्या होता है? डबल होता है। तो कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण ए, ये तो होता है। ये क्या होगा? आधार ये क्या होगा? डबल होगा। तो देखो ये जैसे 50 का तो कितने का होगा? 100 का। जैसे 50 का तो 50 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो कोण बी ओ सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 कोण बी ओ डी, यहाँ पर लिख दिया 2 कोण बी ओ डी बराबर 2 कोण ए, 2 से 2 कट गया, कोण बी ओ डी बराबर कोण ए। यही तो आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पर, यही तो सिद्ध करना था, बी ओ डी बराबर कोण ए, और यहाँ पर लिख दिया हमने इति सिद्धम। अब आपको नजर आ रहा होगा कि सर आपने देखो यहाँ पर सर्वांग समता के नियम का पालन किया। क्यों किया? इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना था? ये जो दोनों त्रिभुज है जिसके जो कोण ओ है, ये दोनों, इसको क्या करना था? मुझे बराबर करना था। बराबर करते ही ये जो पूरा का पूरा जो कोण है ए ओ बी को 2 टुकड़ों के रूप में बांट लिया।
ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या बराबर है, तो इस टुकड़े की जगह, इसकी जगह मैंने यही टुकड़ा रख दिया यहाँ पर, और डबल के रूप में इसको मैंने BOC को मैंने दो कोण BOD के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो आपको पता है कि इस प्रमेय के अनुसार वृत्त के चाप द्वारा केंद्र परांतरित कोण परिधि परांतरित कोण का क्या होता है, डबल होता है। तो हमने डबल के रूप में यहाँ पर लिख दिया कोण BOC इसका क्या होता है, डबल होता है, तो ये लिख दिया मैंने 2 कोण A। अब क्या BOC का मान आपने यहाँ पर निकाल रखा 2 BOD, ये 2 BOD, 2 से 2 कट गया, BOD बराबर क्या हो गया, कोण A हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। आप ये मान के चलना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नावली के मैंने बार बार मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, और आप इसको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को चित्र बनाते हुए, एक एक लाइन को समझते हुए, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे आप उसको वहाँ पर रोकें ई क्लास को, और आप उसको नोट कर लें। नोट करते चलें तो निश्चित तौर पर आपको एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, और आप इस प्रश्नावली में से बहुत अच्छे से नंबर यहाँ पर प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रमेय का उपयोग हो रहा है, जो कि मैंने आपको प्रमेय मेरे जो दूसरे ही भाग था उसके अंदर मैंने आपको समझाई है। और ये प्रमेय अगर आपको अच्छे से याद है तो आपके प्रश्न बहुत अच्छे से आप हल कर पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और रविवार को हम प्रातः 9 बजे लाइव सेशन के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे, और उस सेशन की सूचना हम सभी बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन बच्चों को सबसे ज़्यादा लाभ हो। और वहाँ पर चैप्टर होगा हमारा प्रायिकता की जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।